सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे HTML क्लास एट्रीब्यूट। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने पार्ट देखा था, आज फिर से रिपीट करेंगे इसको एक बार। The HTML class attribute is used to specify a class for an HTML element। अब देखिए क्लास का बेनिफिट क्या होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट समझा था कि हमने एक क्लास क्रिएट किया था सिटी के नेम से, है ना। और हमने मल्टीपल सिटीज़ यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिव्स में डिफाइन किए हुए हैं ना। तो क्या होगा कि जब आप इस सिटी क्लास को यहाँ डिफाइन करते हैं और कॉल करते हैं इक्वल टू क्लास एट्रीब्यूट में, सो तीनों डिव सेक्शंस होंगे इस स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट दिखाई देंगे। एग्जांपल के तौर पर इस तरह से। फिर मैंने आपको इसका एक कलर भी चेंज करके दिखाया था कि बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर अगर हमें चेंज करना हो इसका, तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वन गो में क्या होगा, एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट आप फटाफट से चेंज कर पाएंगे इसको। तो यहाँ से ओपन करेंगे नोटपैड, प्रेस करेंगे कंट्रोल ओ फॉर ओपन। सो हम यहाँ पर इस कलर को रिप्लेस करते हैं किसी डिफरेंट कलर के साथ। स्मॉल में अपनी वैल्यू टाइप कीजिएगा, कलर वाइट है, इसको हम लोग यहाँ पर ब्लैक कर देते हैं। रिलोड करिए, क्या दिखता है, वन गो में हम लोग तीनों चीज़ों को अपडेट कर पा रहे हैं। तो देखिए इससे पहले हम लोगों ने ना इनलाइन CSS भी देखा हुआ है। इनलाइन में क्या होता है, हम लोग इंस्टेड ऑफ क्लास क्या लिखते हैं, स्टाइल, और उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं बैकग्राउंड कलर एंड कलर। अब होगा क्या कि क्लाइंट ने बोला लेट्स से कि चेंज कर दो, मुझे समझ नहीं आता है कलर, तो आपको 3 टाइम चेंज करना होगा, है ना, क्योंकि सभी जगह पर स्टाइल लिखा होगा। बट इंटरनल के केस में क्या होता है, जब हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं, सो आप एक पॉइंट पर चेंज करते हैं, जितने पॉइंट पर आपने उसको एम्बेड किया होगा क्लास को, सभी जगह पर वन गो में चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे लाइक दिस, जो भी हमने किया है ना। तो ये है बेनिफिट ऑफ क्लास। अब ये इंटरनल आप डिफाइन करें या फिर हम लोग इसको पेज के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक एक्सटर्नल वाला, तो आपको और क्लियरिटी आएगा इसके लिए। तो वापस इसको ओरिजिनल में चेंज कर देते हैं। ये देखिए, ओ सॉरी कुछ मिस्टेक है, सेमी कॉलन रिमूव हो गया। ये देखिए चेंज। सो यूजिंग द क्लास एट्रीब्यूट, हाँ एक और पॉइंट, मल्टीपल HTML एलिमेंट्स कैन शेयर दी सेम क्लास। तो मल्टीपल एलिमेंट कौन कौन से हुए, जैसे कि डिव, अगेन एक और हम लोगों ने डिव यूज़ किया है, वन मोर टाइम हम लोगों ने एक और डिव यूज़ किया है। तीनों एलिमेंट के साथ एक ही क्लास जो है वो शेयर हो रहा है, जिसकी हेल्प से तीनों एक ही स्टाइल में आपको डिस्प्ले होंगे। सो क्लास एट्रीब्यूट इज ऑफन यूज टू पॉइंट टू अ क्लास नेम in a style sheet. It can also be used by JavaScript to access and manipulate elements with the specific class name. So मैंने इसका आपको एक एग्जांपल दिखाया था, लाइट मोड और नाइट मोड जो होता है ना, डे मोड नाइट मोड, है ना। तो वो भी आपका क्लास के थ्रू ही है, लेकिन वहाँ पर जावास्क्रिप्ट से बेसिकली हम लोग डे नाइट मोड में चेंज कर रहे थे अपना। So in the following example, we have 3 div element with the class attribute with the value of city. अब यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, सिटी। अब सिटी हमने क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि हम लोगों ने सिटी के नेम से क्लास को डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द 3 div एलिमेंट्स विल बी स्टाइल्ड इक्वली अकॉर्डिंग टू दी डॉट सिटी स्टाइल डेफिनेशन इन दी हेड सेक्शन। सो ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पर कोई भी क्लास डिफाइन करेंगे तो उसके आगे आपने डॉट का यूज़ करना है। सो अगर ये पीरियड सिंबल अगर आप लगाते हैं तो क्या होता है, आपका वो जो नेम होगा क्लास में कंसिडर होगा। अब यही सेम आउटपुट हम लोग सिटी का यूज़ ना करके डिव लिख कर भी ला सकते हैं। अगर मैं एलिमेंट नेम लिख देता हूँ यहाँ पर डिव, तो भी चेंज होगा। बट जब एलिमेंट नेम लिखते हैं हम लोग, जो भी अभी तक आप HTML के टैग्स पढ़ चुके हैं, तो उसके आगे डॉट यूज़ नहीं होता है। ठीक है, क्लास यानी कि हमारा खुद का कोई नेम, जैसे हम जितने भी क्लासरूम में अवेलेबल हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सभी का अपना एक डिफरेंट नेम है, डिफरेंट आइडेंटिटी है। उसी तरह से हम जब कोई क्लास डिक्लेयर करते हैं तो हम अपना कोई भी नेम चूज़ कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि आप न्यूमेरिक बिगिनिंग नहीं कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर अगर लिख देते हैं न्यूमेरिक 1 सिटी, तो ये आपका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ट्राई करके देखते हैं प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है। सो हम यहाँ पर जाके इसके आगे क्या लिख देते हैं, फर्स्ट सिटी फॉर एग्जाम्पल। अब आप वेब ब्राउज़र में आएंगे और इस फाइल को रीलोड करेंगे। क्या हो गया सर, नॉर्मल हो गया है ना, तो ये काम नहीं कर रहा है।
बट अगर मैं इसको इंस्टेड ऑफ दिस कर देता हूँ city1, ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और इससे पहले, क्योंकि हमने यहाँ चेंज तो किया लेकिन नीचे अप्लाई नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पर भी जाके पहले अप्लाई करेंगे फर्स्ट सिटी। अब नेम प्रॉपर मैच है, क्या आउटपुट आ रहा है भाई? नहीं है ना। बट हम यहाँ पर अब फर्स्ट को क्या है एंड में लगाते हैं, और यहाँ पर भी चेंज कर लीजिए, वर्क हो रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिक आप जो भी रखना चाहते हैं वो आप एंड में रखें, स्टार्टिंग में नहीं रखना है। दूसरा और क्या ध्यान रखना है क्लास के नेम को डिफाइन करते वक्त, फर्ज कीजिए कि हमने यहाँ पर इसको न्यूमेरिक वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपने अपनी क्लास को बनाया माई सिटी, ठीक है, हमने नेम डिफाइन किया है माई सिटी। अगर आप इस तरह से लिखते हैं ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आप रिलोड करेंगे वर्क नहीं करेगा गैप के कारण। तो इस गैप को आप हाइफन या अंडरस्कोर से हैंडल करेंगे। अब हम लोग यहाँ से सेव करेंगे फाइल और रीलोड करते हैं, फंक्शनिंग है। सो मैंने आपको बता दिया कि किन रीज़न की वजह से आपका हो सकता है क्लास वर्क ना करे, क्योंकि अभी हम लोग बिगनर है ना, मेरे को तो पता है, आपको नहीं पता ना, तो हो सकता है आप कुछ और नाम डाल दो वहाँ पर। अब आप सोचेंगे भी सर का तो चल रहा था, हमारा क्यों नहीं चल रहा है, तो आपको ये मैंने बता दिया किन रीज़न की वजह से काम नहीं करेगा। न्यूमेरिक से अगर बिगिनिंग हो जाएगा तो भी नहीं चलेगा, 2 वर्ड का अगर आपने कोई क्लास नेम डिफाइन किया तो भी वर्क नहीं करेगा। अगर 2 वर्ड्स का अगर हम लोग बना रहे हैं, मोर देन 1 वर्ड, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसमें हाइफन या अंडरस्कोर लगाना है हमें, तब ये फंक्शनल होगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्लास जब भी हम लोग कोई डिफाइन करते हैं तो हम लोग डॉट का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए आपने डॉट का यूज़ नहीं किया, क्या समझ में आया? हमारा अगेन वर्क नहीं कर रहा है क्लास, तो क्लास डिक्लेयर होता है डॉट से, ठीक है, तभी वो आपका वर्क करता है। और क्या समझने वाली चीज़ है, तो देखो क्लास की आपको पहचान हो गई कि जहाँ पर भी डॉट लगा इट मीन्स कि वो क्या है, कस्टम क्लास है, और सेम नेम आपका मैच होगा। बट जब आप उसको इंसर्ट कराएंगे अगेंस्ट क्लास एट्रीब्यूट तो आपने डॉट का यूज़ नहीं करना है, यानी कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन डॉट होगा, बट एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग ये डॉट नहीं होगा। क्लियर है? अब यही सेम आउटपुट हम लोग देखो किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं। देखो ये जो माई सिटी हमारी क्लास है, ये अल्टीमेटली कहाँ पर पॉइंट हो रही है, डिव के ऊपर। सो क्या कर सकते हैं कि भाई एग्जाम्पल के लिए मैं इस क्लास को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट आपको करना आता है, कैसे करते हैं, /* एंड */। अब हमने यहाँ पर माई सिटी को अगेन कॉल किया, बट इस बार मैं एलिमेंट का नेम बताऊंगा इसको, कि एलिमेंट का नेम क्या है। हमने क्या रखा एलिमेंट नेम, डिव। अब आप देखो यहाँ पर माई सिटी जो क्लास है वो वर्क नहीं कर रहा है, मैं आपको पहले कट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो। अब हम लोगों ने क्या अप्लाई किया, डिव एलिमेंट, तो रिलोड करते ही आपका क्या हो गया, स्टाइल वर्क कर रहा है। तो ये क्लास नहीं है, ये एलिमेंट स्टाइल है। क्लास मतलब डॉट, अंतर क्या हुआ अब ये समझो। हाँ, अब इसका मतलब ये हुआ कि इन फ्यूचर आप जितने भी डिव बनाओगे सब पर ये स्टाइल काम करेगा। बट क्लास बनाने का फ़ायदा क्या था कि जब भी सिटी की बात आएगी वो तब चलती। अब मान लो कि मैंने एक नया डिव बनाया, लेकिन मैं सिटी की बात तो कर ही नहीं रहा, है ना, मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, भाई इंडिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस क्लास को भी हटा दिया इसके अंदर से, तो क्या हो रहा है, वो कंट्री पर भी चल रहा है, बट मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए हम बनाते हैं क्लास, यानी कि क्लास को हमें बनाने के बाद असाइन करना होता है कि किस पर वो इफेक्टिव होगा। बट अगर आपने एलिमेंट का यूज़ किया तो एलिमेंट क्या होगा, आपसे पूछेगा नहीं किस पर लगना है, उसको बस मिलना चाहिए बॉडी के अंदर। अब डिव चाहे 1 बार हो या 1000 बार हो, वो सब पर चलेगा। तो इसलिए क्लास का यूज़ ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि आप जब कोई वेबसाइट बनाओगे आपको सेलेक्टेड एरिया को एक जैसा रखना होगा, पूरी वेबसाइट को एक जैसा नहीं रखना होगा।
तो क्लियर है ना? तो ये पार्ट हटाएंगे, इसको भी रिमूव करेंगे और वापस से अपने क्लास को हम यहाँ से करेक्ट मैनर में ले आएंगे, जैसा हमारा ये एग्जांपल हमने बनाया हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आउटपुट आपने देख ही लिया है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल we have two span elements with a class attribute with the value of note. Both span element will be styled equally according to the dot note style definition in the head section. इस बार हमारे पास एक नोट के नाम से क्लास है जिसमें हम लोग फॉन्ट के साइज को चेंज कर रहे हैं और उसका कलर चेंज कर रहे हैं, राइट। अब H2 टैग में हमने यहाँ पर क्या लिखा है, माई इंपॉर्टेंट हेडिंग। फिर पैराग्राफ में क्या लिखा हमने, दिस इज सम इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। बट इंपॉर्टेंट वाले पार्ट को हमने किस में रैप कर दिया है, स्पैन के अंदर, और स्पैन को हमने क्लास ऑफर किया विच इज नोट, है ना। तो अब यहाँ पर जो फॉन्ट साइज है 120%, क्या होगा, जो हेडिंग का साइज अपने आप आता है नेचुरली, वो उस साइज में 120% इंपॉर्टेंट को हाईलाइट कर देगा और इंक्रीज कर देगा उसका साइज। अब पैराग्राफ का साइज कम होता है, तो हमने पढ़ा था डिफॉल्ट साइज कितना होता है, 16 पिक्सल, और अगर HTML के यूनिट की बात करते हैं तो 3 होता है डिफॉल्ट, है ना। तो ये उसके हिसाब से चेंज होगा। तो जरा आउटपुट चेक करें क्या आता है इसका। तो ये हेडिंग के अकॉर्डिंग एनलार्ज होकर आपको दिखाई दे रहा है और ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको एनलार्ज होकर दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि दोनों का आपका जो साइज है वो एक जैसा हो गया, है ना। तो ये हुआ स्पैन। स्पैन मतलब इनलाइन, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है ना। सो टिप क्या है यहाँ पर, द क्लास एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन एनी HTML एलिमेंट, द क्लास नेम इज केस सेंसिटिव। यानी कि अगर आपने कोई भी क्लास बनाया लाइक नोट, ठीक है, अब आपने यहाँ पर लिख दिया N कैपिटल, तो वो डिफरेंट एंटिटी में कंसिडर होगा, वो सेम में कंसिडर नहीं होगा। एग्जाम्पल को हम लोग कैसे चेक करेंगे, कॉपी यहाँ पर नोटपैड में ओपन करेंगे और यहाँ जाके हम N को क्या कर देते हैं, ऊपर कैपिटल, ठीक है। अब आप जब नीचे इसको अप्लाई करेंगे तो ये इफेक्टिव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने डिक्लेयर किया कैपिटल से लेकिन यहाँ पर बाइंड किया स्मॉल में। बट अगर मैं यहाँ पर N कैपिटल कर लूँगा तो आप देखिएगा इस वाले पार्ट में ये इफेक्टिव हो जाएगा। समझ आया? तो नेम के साथ भी आपने ये ध्यान रखना है, क्लास जैसा लिखेंगे एज इट इज़ कॉल करना है, अपर केस लोअर केस मिक्स नहीं करना है, जो लिखा है वही होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियरिटी हो गया, इसके लिए ध्यान रखेंगे। अब दोनों पर आएगा। नेक्स्ट, द सिंटेक्स फॉर क्लास। टू क्रिएट अ क्लास राइट अ पीरियड यानी कि डॉट जो हम लोग लगाते हैं, कैरेक्टर फॉलोड बाय द क्लास नेम, देन डिफाइन द CSS प्रॉपर्टीज विद इन द कर्ली ब्रेसेस। सो ये होता है आपके कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब कर्ली ब्रेसेस में जो भी क्लास प्रॉपर्टी आप डिफाइन करोगे, जैसे कि हमारे पास क्या है, सिटी, बैकग्राउंड कलर टोमेटो है, कलर वाइट है, पैडिंग क्या है 10। सो ये क्लास तब तक अप्लाई नहीं होगा खुद से जब तक मैं इसको जाके बता ना दूँ कहाँ पर आपने इफेक्टिव होना है। बट जब मैंने आपको इंस्टेड ऑफ सिटी डिव लिख के दिखाया तो क्या उसने मुझसे पूछा कि मुझे कंट्री पर अप्लाई होना है या नहीं होना? नहीं पूछा ना, अपने आप अप्लाई हो गए क्योंकि वहाँ पर हमने यूज़ किया था एलिमेंट सेलेक्टर। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, वेबसाइट जब डिज़ाइन की जाती है तो क्लास सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, आईडी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, एलिमेंट स्टाइलिंग हम लोग कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बार हमने कुछ इस तरह से बनाया है, लंदन, पेरिस, टोक्यो। सो हमारा रिजल्ट सिर्फ उसी पार्ट के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिखा, H2 के ऊपर लिखा है इस बार, क्योंकि यहाँ पर इस बार जो सिटीज़ हैं वो किसी डिव में नहीं है, डायरेक्टली लिखी हुई है। नेक्स्ट आगे आते हैं कि एक ही प्रॉपर्टी पर अगर मुझे मल्टीपल क्लास अप्लाई करने हो तो कैसे होगा। सो HTML एलिमेंट कैन बिलोंग टू मोर देन वन क्लास। टू डिफाइन मल्टीपल क्लास, सेपरेट द क्लास नेम विद अ स्पेस। एग्जाम्पल सिटी और दूसरी क्लास का नेम क्या है, मेन। अब ये दो क्लास हैं अलग अलग। द एलिमेंट विल बी स्टाइल्ड अकॉर्डिंग टू all the classes specified. So in the following example, the first H2 element belong to the both the city class
and also the main class and will get the CSS style from both of the classes. तो चलिए, हमने दो को सिर्फ सिटी ऑफर किया है और फर्स्ट वाले को हमने सिटी प्लस मेन दोनों चीज़ें ऑफर की हैं. तो आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि भाई अगर हम इसके कोड में आए तो हमने कोड में क्या लिखा, सिटी के ऊपर ये सारी चीज़ें, इस पर क्या लिखा, मेन के अंदर टेक्स्ट का अलाइनमेंट. तो इसी वजह से हमारा जो ये वाला पार्ट है लंदन, वो आपका स्टाइल भी हुआ और सेंटर में भी आया. बट हमने बाकी जो रिमेनिंग टू हैं उनको मेन ऑफर नहीं किया, इस वजह से वो क्या आ रहे हैं, नॉर्मल, यानी कि लेफ्ट अलाइन. समझ आया? सो हम एक या एक से ज़्यादा क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, क्लास में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मेन लिख दिया, क्लास लिख दिया. मैंने कहा क्लास नेम आप संता वंता रोहन मोहन सोहन जो समझ में आए लिख दो, लेकिन मैंने एक चीज़ समझाया था कि क्लास नेम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए. लाइक कि अगर मैं हेडर बना रहा हूँ तो क्लास का नेम हेडर, अगर मैं नेविगेशन बना रहा हूँ तो क्लास नेम इज़ नेविगेशन. हम चला कुछ भी सकते हैं बट मीनिंगफुल होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ बताया था कि गूगल आज की डेट में आपके एसईओ के अंदर क्लासेस को भी कंसिडर करता है. यानी कि आपके पेज का स्ट्रक्चर क्या है. अब आप मान लो कि वेबसाइट का हेडर बना रहे हो, क्लास आप उसको फुटर लिख देते हो, डिज़ाइन बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, वहाँ तो उल्टा हो गया ना, वो समझ रहा है कि फुटर पहले आ गया हेडर नीचे. ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, चल जाएगा बट टेक्निकली गलत है. तो जो एरिया बना रहे हो उसको वही नाम दो तो ज़्यादा अच्छा होगा. नेक्स्ट, अब हम लोग डिफरेंस समझेंगे. डिफरेंट एलिमेंट कैन शेयर सेम क्लासेस. So different HTML element can point to the same class name. So in the following example, both H2 and P point to the city class and will share the same style. तो अब की बार हम लोग H2 को भी सिटी की क्लास दे रहे हैं और पैराग्राफ को भी सिटी की क्लास दे रहे हैं. चलिए रन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे. क्या दिखाई देता है? अब ये H2 टैग है, तो H2 टैग का हमें पता है कि भाई लार्जर साइज प्रोड्यूस करता है, तो पेरिस आपका लार्जर साइज में आ रहा है. ठीक है, बट सिटी के अंदर हमने क्या कॉन्फ़िगर किया, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, और हमने वहाँ पर क्या ऑफर किया है उसको, टेक्स्ट का कलर. तो ज़रा यहाँ आइए, बैकग्राउंड कलर, कलर और पैडिंग. सो आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई पैराग्राफ का जैसा फॉन्ट साइज़ है तो वो उसी तरह से दिखाई दे रहा है, और जो आपका H2 होता है वो अपने साइज़ में अलग आ रहा है. बट एक ही स्टाइल दोनों पर एप्लीकेबल हो रहा है ना. नेक्स्ट, यूज ऑफ द क्लास एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट. एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग यहाँ देखेंगे. सो द क्लास नेम कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म सर्टेन टास्क फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट. सो जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास नेम विद द गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम मेथड. ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन, और वेरिएबल हमने एक डिफाइन किया हुआ है जिसमें हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम. क्लास नेम क्या रखा हमने, सिटी. अब ये सिटी जो हम लोग JS में यूज़ करें, ये सिटी हेड सेक्शन में डिफाइन है, यानी कि स्टाइल टैग के अंदर. हमने क्या बोला, फॉर लूप एक हमने इसके अंदर रन किया और हमने लिखा वेरिएबल i इक्वल टू 0, और हमने क्या लिखा, i इज़ लेस देन x की जो भी लेंथ है, मतलब सिटी की जो भी लेंथ है. तो सिटी किसके अगेंस्ट कॉल है, x के. ठीक है, और उसमें इंक्रीमेंट करो i प्लस प्लस तब तक जब तक मुझे पूरी लेंथ ना मिल जाए. अब अगर 5 बार है तो 5 टाइम आपको मिलेगा, अगर 10 टाइम है तो 10 टाइम मिलेगा, अगर 1000 टाइम है तो 1000 टाइम आपका आ जाएगा. हमने क्या लिखा, x जो हमारा वेरिएबल नेम है, लूप का हमने एक वेरिएबल नेम डिफाइन किया है i. हमने लिखा स्टाइल डॉट डिस्प्ले, उसको क्या कर दो, नन. अब डिस्प्ले नन क्या काम करता है, डिस्प्ले नन इज अ CSS प्रॉपर्टी, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा रहा है स्टाइल डॉट डिस्प्ले. तो स्टाइल इज अ CSS एट्रीब्यूट, मतलब जो हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं, स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले इज अ CSS प्रॉपर्टी, और नन इज अ वैल्यू. यानी कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट का डिस्प्ले नन किया तो वो एलिमेंट हाइड हो जाता है. तो क्या होगा, रन एग्जाम्पल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर. अब यहाँ पर हम लोग ये चेक करते हैं कोड में कितने एलिमेंट को हमने यहाँ पर सिटी की क्लास ऑफर की हुई है. तो लंदन, पेरिस, टोक्यो तीनों के पास क्या है, सिटी की क्लास है. सो हमने एक फंक्शन यहाँ पर बना रखा है अपना, जो कि क्या करेगा, इन सबको हाइड कर देगा. कैसे हाइड करेगा, तो हमने एक बटन बनाया, बटन
ऑन क्लिक पर हमने इस अपने लॉजिक को कॉल किया और ये लॉजिक क्या करेगा, हाइड एलिमेंट्स। सो यानी कि अब जब आप यहाँ पर हाइड एलिमेंट को ट्रिगर करोगे, तीनों क्या हो गए, ऑफ हो गए। बट ऐसा नहीं कि कोड से चले गए, ये रन टाइम से गए। अगर आप कोड में जाओगे तो देखो सिटी अभी भी रखी हुई है, बट स्क्रीन से आपके चले गए। तो जैसे आप देखते हो कि एग्जांपल के लिए कि आप कोई वेबसाइट चलाते हो तो आपके सामने एक पॉपअप आता है जहाँ पर आप साइन इन साइन अप करते हो, तो उसमें एक क्लोज का बटन भी होता है, आप उसको दबाते हो तो बंद होने का मतलब क्या है, वो यानी कि डिस्प्ले नन हो गया उसका एलिमेंट का, वो है पर डोम से गायब हो गया। ठीक है, इसको ऐसा समझो, बहुत आसान है भाषा में हम समझते हैं कि जब आप लाइट ऑफ करते हो तो आपका करंट का जो सर्किट होता है वो ब्रेक होता है ना। ऐसा तो नहीं कि बल्ब उतार देते हो आप वहाँ से, वो तो वही है ना अपनी जगह पर, बट हमने इसके अंदर करंट का फ्लो बंद कर दिया। तो जावास्क्रिप्ट एक तरह से वेबसाइट की इलेक्ट्रिसिटी है कि आप उसके थ्रू कोई भी फंक्शनैलिटी चला सकते हो। जैसे आपको याद होगा मैंने बहुत पहले आपको फ्लिपकार्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट बंद करके दिखाया था, तो क्या होता, डेड हो गई थी वेबसाइट, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर रहा, ना क्राउजल चल रहा था, ना ड्रॉप डाउन खोल रहे थे, ना नीचे का कंटेंट लोड हो रहा था। बट जैसे ही जावास्क्रिप्ट इनेबल हुआ वापस से हमारी चीज़ें फंक्शनल हो गई थी। तो ये है जावास्क्रिप्ट की पावर। तो यानी कि नॉर्मली हम यहाँ पर यूज़र को ये नहीं कंट्रोल दे सकते HTML CSS से कि वो किसी भी चीज़ को डिस्प्ले नन कर ले, यानी कि मैं डिस्प्ले नन पहले से करके दे सकता हूँ, एंड यूज़र नहीं कर सकता। बट जावास्क्रिप्ट यूज़र को कंट्रोल देती है कि भाई आपकी चॉइस है एलिमेंट को हाइड करना है या नहीं करना है। अब सोचो अगर जावास्क्रिप्ट ना होती तो वेबसाइट इतनी एडवांस ना होती। और जो आप आज के टाइम गेम खेलते हो, एक ज़माने से हम खेलते आ रहे हैं, गेम जावास्क्रिप्ट से ही चलते हैं। अब सोचो कि आप गेम खेल रहे हो, आप कोई ऐसा गेम खेलो जिसमें आपको एमिंग वाला गेम है, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी फॉर एग्जांपल, आप गन चला रहे हो, आपके राउंड ख़त्म हो गए, अब रिलोड का अगर मैं फीचर ना दूँ तो प्लेयर मर जाए। बट रिलोड जो हो रहा है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट है ना। अब दूसरा, आप आज के में गेम जब खेलते हो तो गेम बड़े रियलिस्टिक हो गए। आपकी चॉइस है कि भाई आपको जब लड़ाई चल रही है, आगे गोलियां चल रही हैं, तो आपको आगे जाना है या वहाँ से भाग जाना है, मेरी चॉइस है ना। या मुझे डॉज करना है, नहीं करना है, मैं हाइड भी कर सकता हूँ अपने आप को उसके अंदर कि भी कवर ले लूँ मैं, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, गेम मेरे मुताबिक कैसे चल रहा है। हमें लगता है वो मेरे मुताबिक चले, लेकिन फंक्शनैलिटी ऐसी बना दी गई है कि आप जैसा चाहोगे गेम वैसा काम करेगा, है ना। आप सामने जाके खड़े हो जाओ, आपका प्लेयर किल हो जाएगा, आप कहीं से साइड हो जाओगे, आप बच जाओगे उसके अंदर। तो गेम आज की डेट में हाइपर रियलिस्टिक हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड गेम इंजन। तो एरिना में सुनते ना रियल इंजन, अनरियल इंजन की सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं। तो गेम सारे जो आज की डेट में चल रहे हैं ना, वो अनरियल इंजन वगैरह से ही बन रहे हैं, जिससे बहुत हाइपर रियलिस्टिक आउटपुट्स आपको मिलते हैं। तो ये था हमारा HTML क्लासेस। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, आईडी। सो जावास्क्रिप्ट से हम लोग क्लासेस को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, क्योंकि क्लास कैन अप्लाई एनी HTML एलिमेंट, ये अब हमें क्लियर है। हमने एक क्लास बनाया और हमने सिटी की क्लास बना के दोनों पर अप्लाई करके देखा, पैराग्राफ पर भी और हेडिंग पर भी। बट आईडी जो होती है वो यूनिक होती है। जैसे हमारी डेली लाइफ के अंदर हम लोग अपना एग्जांपल लें, भाई तुम्हारा आधार आईडी डिफरेंट होगा, तुम्हारा डिफरेंट होगा, है ना। अब यूनिक ना हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि भाई आज के दिन देखा जाए आधार हर जगह पर काम करता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे अगर एक जैसे हो गए। या जैसे बैंक अकाउंट नंबर यूनिक होता है, तुम्हारा अलग होगा, इनका अलग होगा। या अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपका अलग होगा, उनका अलग होगा। सो ये ही सेम कॉन्सेप्ट हमारा प्रोग्रामिंग के अंदर होता है कि एक यूनिक चीज़ डिफाइन कर दी जाए किसी भी एलिमेंट के लिए। तो जैसे क्लास एट्रीब्यूट होता है, सेम होता है आईडी एट्रीब्यूट। अब आईडी एट्रीब्यूट मेजरली सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, तो आईडी का हम लोग यूज़ करते हैं जब मुझे अपने डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा हैंडल करना होता है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो होती है वो यूनिक एलिमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आईडी को यूज़ करती है। ठीक है, सो देखें एग्जाम्पल, द HTML ID attribute is used to specify a unique ID for an HTML element. You cannot have more than one element with the same ID in an HTML document. क्लियर है।
यानी कि आईडी जो है अगर आपने कोई बनाया लाइक माय नेविगेशन, तो वो एक ही बार यूज़ हो सकता है, वो दोबारा यूज़ नहीं होगा। अगर कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट लगाओगे तो जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज कि कौन से एलिमेंट पर अप्लाई होना है, समझ गए ना। तो ये ध्यान रखना है कि हमें आईडी के केस में ध्यान रखना है कि आईडी एक एलिमेंट पर एक ही बार लगाना है, उसको रीयूज नहीं करना है लाइक ए क्लास। तो कौन कौन से पार्ट हमारी वेबसाइट में यूनिक होते हैं, अब जैसे देखते हो वेबसाइट के अंदर आपका टॉप में होता है नैब बार, नेविगेशन। अब बार बार तो नहीं होता ना पूरी वेबसाइट में, एक ही बार होता है। तो जो चीज़ यूनिक है उसको आप आईडी दे सकते हो, ठीक है। सो यूजिंग द आईडी एट्रीब्यूट, the id attribute specifies a unique id for an HTML element. The value of the id attribute must be unique within the HTML document. The attribute is used to point to a specific style declaration in a style sheet. It is also used by JavaScript to access and manipulate the element with the specific id. अब जैसे आज की डेट में आप, मैं एक वेबसाइट का एग्जांपल ले लेता हूँ और उसके थ्रू आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। जब तक ये लोड होता है हम इधर आते हैं। द सिंटैक्स फॉर आईडी इज राइट विद अ हैश कैरेक्टर। तो जब हम लोग CSS लिख रहे थे और हमने CSS में देखा था क्लास, तो क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, डॉट यानी कि पीरियड। इसी तरह से जब आप कोई आईडी बनाएंगे तो आपने हैश का यूज़ करना है, ठीक है। फॉलोड बाय एन आईडी नेम, देन डिफाइन द CSS प्रॉपर्टी विद इन द कर्ली ब्रेसेस। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस डॉट जो है वो रिप्लेस हो गया हैश में, ठीक है। In the following example, we have an h1 element that points to the ID name myHeader. This h1 element will be styled according to the myHeader style definition in the head section. So आप यहाँ देख सकते हैं हमने क्या लिखा, हैश myHeader, और हमने इसको लाके यहाँ पर कॉल किया हुआ है और ये इसका हमें आउटपुट मिल रहा है। जैसे दो बार यूज कर सकते हैं, एक चलेगा एक ही बार। अगर JS नहीं है दोनों ही काम कर जाएंगे, दो बार अगर चलाए दोनों बार ही काम करेगा। बट जब JS की बात आएगी तो JS का कोड ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप चाहते हो कि एक बटन से एक चीज़ कंट्रोल हो, ठीक है, तो आप एक बटन पर एक ही सर्किट बनाओगे। बट इलेक्ट्रिसिटी के केस में, डे टू डे लाइफ के एग्जांपल अगर हम लोग समझे, तो हम लोग एक बटन से यहाँ पर तीनों लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बट जावास्क्रिप्ट के केस में हम ऐसा काम नहीं करते। जब भी हमें जावास्क्रिप्ट में एक से ज़्यादा चीज़ें हैंडल करनी होती है तब हम लोग जाते हैं गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अभी आपने देखा था ना एग्जांपल, तो यानी कि तीनों हमने सिटी बंद कर दी थी एक क्लिक में। बट अगर मुझे किसी एक ही चीज़ को हैंडल करना है तो हम लोग आईडी का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि अब आप ये समझो कि एक स्विच पर आप एक ही सर्किट बनाओगे, 3 सर्किट नहीं बनाओगे। क्लियर है? तो यहाँ पर देखेंगे द आईडी नेम इज केस सेंसिटिव लाइक अ क्लास नेम। द आईडी नेम मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 कैरेक्टर, कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर एंड मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस, ठीक है, और टैब। तो यानी कि आप इसमें स्पेस लगा के भी नहीं बनाएंगे, अगर आपको करना है तो डैश लगा लो, ठीक है। बट कोशिश करो कि आप आईडी को कैमल केस में डिफाइन करो। कैमल केस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके जो भी फर्स्ट वर्ड होगा वो स्मॉल होगा, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल रखना होता है, तो ये बहुत ही मीनिंगफुल हो जाता है नेम, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड आईडी, क्या डिफरेंस है जरा समझेंगे इस चीज़ को। अ क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल HTML एलिमेंट, while an ID name must only be used by one HTML element within the page। यानी कि अगर एक HTML पेज है उसमें ID वन टाइम ही असाइन करना है और क्लास को आप मल्टीपल टाइम असाइन कर सकते हो। सो जैसे कि मीनिंगफुल नेम माई हेडर, हेडर एक ही बार होगा, या फुटर, फुटर एक ही बार होगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पर अपने हेडर को इस तरह से स्टाइल किया। बट सिटी की क्लास जो हम लोग बना रहे हैं उसको हम लोग मल्टीपल सिटी पर पॉइंट कर रहे हैं। चलिए आउटपुट देखेंगे, तो एक क्लास सभी जगह पर आ गया, बट हेडर बिल्कुल यूनिक होता है, वेबसाइट का एकदम स्टैंड आउट होता है, अलग ही पता चलता है दिस इज अ हेडर या हीरो सेक्शन, तो उसको हम लोग यूनिक रखते हैं। तो चलिए देखते हैं जरा, हमारा ये एग्जांपल ऑन हो चुका होगा। यस, अभी आप नैप बार को ध्यान से देखिए। अब ये है डेस्कटॉप मोड या लैपटॉप मोड, तो आपके पास एक अच्छा सा डिसेंट स्पेस है, तो नैप बार आपको इस तरह से अवेलेबल हो जाएगा। बट जब मोबाइल मोड की बात आएगी तो क्या मोबाइल मोड में आप लोगो प्लस ये सारी चीज़ें एक साथ देख पाओगे? नहीं ना, जगह कम हो जाती है।
तो आप देखते हैं कि बर्गर आइकन आ जाता है उसकी जगह पर। कैसे? यहाँ क्लिक करेंगे, ये हम लोग आईफोन में चेक कर रहे हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पर एक बर्गर आइकन आ गया। अब हमारे जो भी बटन्स थे वो कहाँ आ गए, इसके अंदर। अब इस बर्गर आइकन पर क्लिक करने पर जो ये ड्रॉप डाउन खुला, ये है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, HTML बुकमार्क्स विद आईडी एंड लिंक्स। अब बुकमार्क्स क्या होते हैं? तो जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो उसके आगे एक स्टार का सिंबल आता है, पॉइंट रखेंगे तो क्या लिखा आता है, बुकमार्क दिस टैब। अब ये क्या हुआ, बुकमार्क, यानी कि मुझे एक पार्ट किसी वेब पेज का बहुत अच्छा लगा, वेबसाइट का, है ना। लेट्स से आप फ्लिपकार्ट पर विजिट कर रहे हो और आपको फ्लिपकार्ट के टीवी सेक्शंस को लिस्ट करके रखना है कि भाई मुझे दोबारा आके ढूंढना ना पड़े। आप क्या कर देंगे उसको, बुकमार्क, तो आपको इजीली मिल जाएगा। आप बस यहाँ जाओगे, कहाँ पर, इधर, यहाँ से आपको बुकमार्क्स, और जितने भी बुकमार्क्स आपने बनाए होंगे वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो इस लिस्ट में लिमिटेड आते हैं और यहाँ पर आपके सारे आ जाएंगे जो भी आपने रखे हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया ये वाला बुकमार्क। एक होता है हमारा नॉर्मल लाइफ में बुकमार्क, है ना। जैसे आप लोग स्कूल में बुक्स वगैरह पढ़ते तो आप क्या करते, पेज फोल्ड कर देते थे, ढूंढने में आसानी होती। लेकिन जो प्रॉपर बुक्स रीडिंग का काम करते तो देखते हो मार्केट में बुकमार्क्स अलग से सेल आउट होते हैं। या फिर जो डायरी आप लोग यूज़ करते उसमें एक रिबन होता है, भाई कहाँ आपने लास्ट काम किया वहाँ पर आपने उसको रिबन को लगा दिया, वो बुकमार्क होता है आपका। ठीक है, सो ऐसे ही वेबसाइट के अंदर भी बुकमार्क्स काम करते हैं। तो ये बुकमार्क एक तरह से वैसा ही है जैसे आपको मैंने याद है एंकर लिंकिंग पढ़ाया था, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, या फिर मैंने आपको पेज में जंप करना सिखाया था सेक्शन के अंदर। सो जो एंकर लिंकिंग होती है उसी को हम लोग रिफाइन वर्ड में क्या बोलते हैं, बुकमार्किंग। ठीक है, अब जैसे आप लोग ई बुक पढ़ते हो, पीडीएफ देखते हो, पीडीएफ में टेबल ऑफ कंटेंट होता है। अब आप टेबल ऑफ कंटेंट में किसी चैप्टर पर क्लिक करते हो, टीओसी के अंदर या टीओआई के अंदर। टीओसी मतलब टेबल ऑफ कंटेंट, टीओआई मतलब टेबल ऑफ इंडेक्स। और जैसे आप उसको टैप करते हो वो आपको उस बुक के उस पर्टिकुलर चैप्टर पर ले जाता है, वो भी बुकमार्क ही होता है। ठीक है, चलो अब इसको ज़रा समझेंगे। HTML bookmarks are used to allow readers to jump to specific parts of a web page. Bookmarks can be useful if your page is very long. To use a bookmark, you must first create it and then add a link to it. Then, when the link is clicked, the page will scroll to the location with the bookmark. So, हमने यहाँ पर एक H2 टैग बनाया, उसको हमने एक ID ऑफर किया C4, मतलब चैप्टर 4, कुछ भी रख सकते हो। एंड यूज़र को उससे कोई मतलब नहीं, वो तो चैप्टर 4 को टैप करेगा, उसके पीछे क्या लिंक नेम है उसको उससे मतलब नहीं है। देन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड अ लिंक टू द बुकमार्क, जंप टू चैप्टर 4 फ्रॉम विद इन दी सेम पेज। ध्यान रखना बुकमार्किंग सेम पेज पर चलता है, ठीक है, और डिफरेंट पेज पर चलाना है तो उस कंडीशन में उस पेज का नेम हैश आपको बुकमार्क का नेम लिखना होता है। तो एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पर आप देखिए मेरे पेज में स्क्रॉलिंग है, यानी कि जब हमने एंकर लिंकिंग पढ़ा था तो हमने आपको एक चीज़ क्लियर किया था कि पेज में स्क्रॉलिंग मैंडेटरी है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास स्क्रॉलिंग अवेलेबल है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये मेरी स्क्रीन बड़ी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि चैप्टर 4 और 10 दोनों ही विजिबल हो रहे हैं ऑलरेडी, है ना। तो आपको बुक मार्किंग का डिफरेंस पता नहीं चलेगा अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, अपने स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेंगे, इस तरह से एक्सपेंड रखिए भले से ऐसे, बट मैं ऐसा कर देता हूँ और छोटा कर सकते हैं। अब मान लो कि आप अपने विजिटर को चाहते हो कि चैप्टर नंबर 4 पर आ जाए, जैसे ही उसको क्लिक करें तो क्या आया सामने, चैप्टर नंबर 4। आप चाहते हैं आपका विजिटर सीधे चैप्टर नंबर 10 को विजिट करे, कौन सा चैप्टर आ गया। बट अगर मैं इसको बड़ा रखता हूँ इस तरह से और आप यहाँ से चैप्टर नंबर 4 पर क्लिक करते हो, आ गया 4, और अगर आप 10 पर क्लिक करते हो 10 हमारा आ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे पास स्क्रॉलिंग अवेलेबल है पेज के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से बुक मार्किंग आपकी काम करती है। अब ज़रा इसका कोड देख लो पीछे, हमने H2 पर मेंशन किया ID C4, ID C10, इसके बाद नीचे कुछ नहीं है।
अब इनको आपस में बाइंड करने के लिए हमने क्या करा, हमने लिखा यहाँ पर जंप टू चैप्टर 4 हैश C4, जंप टू चैप्टर 10 हैश C10। अब अगेन जो भी आप बुक मार्किंग में लिंक बनाते हो ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने C4 कैपिटल में लिखा तो कैपिटल में ही कॉल होगा, स्मॉल लिख दोगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, और ऐड अ लिंक टू द बुक मार्क जंप टू चैप्टर 4 फ्रॉम अनदर पेज। तो मैं एक डिफरेंट पेज से उस पेज पर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो आपने क्या लिखना है, अपने फाइल का नेम और आगे क्या लिखेंगे हैश C4। तो जिस भी पेज पर आप जाना चाहते हो उस तरीके से। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे पास वेबसाइट खुली हुई है, मुझे इस वेबसाइट में इसी पेज के कौन से सेक्शन पर आना है जहाँ पर डेली हॉरोस्कोप अवेलेबल है, ठीक है। तो इस सेक्शन पर अगर मुझे इसको भेजना है तो मैं यहाँ पर जाके लिखूँगा हैश हॉरोस्कोप। कहाँ आ गए हम लोग, हॉरोस्कोप आ गए डायरेक्ट। तो कैसे पॉसिबल हुआ, बुक मार्क के थ्रू पॉसिबल हुआ ना, यानी कि इस पेज में ये कहीं पर मेंशन है। तो चलो ज़रा कॉपी करते हैं इसको और इसका कोड ओपन करेंगे। कोड ओपन करने का आपको कमांड पता है, Ctrl+U, क्या करेंगे फाइंड, और यहाँ पर जाके इसको ढूंढते हैं, ठीक है। और इसको आप लिखेंगे ID इक्वल टू, तो क्या लिखा आ रहा है div ID इक्वल टू, और यहाँ पर हमारा हॉरोस्कोप देखो, आप देख सकते हो एरीज का डाला हुआ है, टॉरस का डाला हुआ है, जेमिनी का डाला हुआ है, सबका डाला हुआ है ना। तो समझ में आया, लाइव साइट के अंदर आपको मैंने एग्जांपल दिखा दिया कैसे काम करती हैं चीज़ें। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, यूजिंग द ID एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट। The ID attribute can also be used by JavaScript to perform some tasks for that specific element. So JavaScript can access an element with the specific ID with the get element by ID. तो ध्यान रखना, अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स हैंडल करना चाह रहे हैं तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और अगर आप आईडी को हैंडल करना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो हमने यहाँ पर लिखा फंक्शन डिस्प्ले रिजल्ट्स, और हम यहाँ पर जाके लिखते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी माई हेडर, उसमें एक मैसेज अपडेट करो हैव अ नाइस डे, ठीक है। अब इस एग्जांपल को आप यहाँ से करेंगे रन, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसको बोलते हैं इसको अपडेट कर दो, अपडेट हो गया क्लिक करने पर। तो सिर्फ उसमें चेंज हुआ जिसमें आईडी थी आपकी माई हेडर, ठीक है। दूसरा, एम्बेडिंग गूगल मैप वाया आई फ्रेम, हम इसके अंदर टॉपिक देख रहे हैं अपना। तो मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो आज की डेट में जितनी भी आप मॉडर्न वेबसाइट देखते हैं उसमें आपको क्या मिलता है, एक मैप कॉन्टैक्ट के पेज पर, ताकि यूज़र आपकी उस पर्टिकुलर लोकेशन पर विजिट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, अरीना एनिमेशन। तो यहाँ पर यूज़र अपना जाएगा और इसके ऊपर जैसे क्लिक करेगा या जूम इन करना चाहते हैं तो यहाँ से प्लस कर सकता है, कंट्रोल के साथ इसको जूम कर सकता है। तो हमने अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन की लोकेशन को यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो इसके लिए देखो आपने क्या करना है, आप लिखेंगे maps.google.com, ठीक है। और जो भी लोकेशन आपको इसमें टारगेट करना है, तो जैसे एम्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कोई पर्सन ऐसा हो जिसको न्यू दिल्ली में एम्स में आना हो, लेकिन उसको नहीं पता है कि वो एग्जैक्ट कहाँ पर है, तो आप उसको क्या करेंगे, लोकेशन शेयर कर सकते हैं यहाँ से, और वो नेविगेट कर लेगा बहुत इजीली। बट मुझे एम्स को अपने पेज में लगाना है, ठीक है, कि भाई जब गूगल मैप खुले तो एम्स हाईलाइट हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शेयर में आपको एक ऑप्शन मिलता है क्या, एम्बेड अ मैप। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉपी HTML कोड कर लेंगे यहाँ से, और जिस भी पेज में आप इसको एम्बेड करना चाहते हो वहाँ लाके आपने ये कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है कि कैसा मैप आप बनाना चाहते हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज या कस्टम साइज, ठीक है।
तो फिलहाल हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम साइज़ का मैप आने वाला है। हम यहाँ जाके अपने इस एग्जांपल में आएंगे, इस लोकेशन को हम कॉपी कर लेते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं, कंट्रोल ओ, यहाँ पर पेस्ट। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, तो यहाँ पर क्या है, गूगल मैप दिखाई दे रहा है आपको, आई फ्रेम, ठीक है, और ये यहाँ पर ओवर हो गया। हम इस जगह पर अपना जो एम्स वाला कोड है वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने अपने एम्स का कोड डाल दिया यहाँ पर। अब जब आप वेब ब्राउज़र में आएंगे यहाँ पर, तो रिलोड करने पर आपको क्या दिखेगा, दो मैप दिखाई देंगे। आ गया एम्स का मैप, समझ में आया? तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, मैंने कुछ नहीं किया, कोड कॉपी और अपने नोटपैड में लाके पेस्ट कर दिया। अब बात आती है भाई कस्टम विड्थ की। जैसे मेरे वाले में आप देख रहे हो विड्थ डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ पर अपने को विड्थ का भी ऑप्शन मिल रहा है, हम जाके यहाँ पर साइज चूज़ कर सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, प्रीव्यू एक्चुअल साइज, या फिर यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद अब हम एम्स के कोड को और दोबारा से अपडेट कर देते हैं। हमने कोड अपडेट किया, अपडेट करने के बाद अब जब आप अपने पेज पर आके इसको रिलोड करेंगे तो इसका साइज़ डिफरेंट होना चाहिए, पहले से बड़ा हो गया, लेकिन विड्थ पूरी नहीं आ रही है। सो विड्थ का यहाँ पर हम लोग देखें कहीं पर कोई विड्थ का एट्रीब्यूट है क्या, लिखा आ रहा है, तो परसेंटेज तो समझ में आता है ना, क्या लिख देंगे। अब ज़रा रिलोड करो, क्या होता है, लग गया मैप। इस तरह से आप मैप वगैरह लगा सकते हो, क्लियर है। तो ऐसे हम चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर डायरेक्शन वगैरह सब आए, जैसे एम्स का डायरेक्शन पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या सर्च करेंगे, अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, ये आ गया अपना, फोटो वगैरह सब आ रही है। शेयर पर आएंगे, एम्बेड में आएंगे, यहाँ से कस्टम, कोड कॉपी, क्लोज, और ऊपर वाला जो हमारा कोड है हम इसको अपडेट कर देते हैं, और विड्थ को क्या लिख देंगे, 100%। नीचे वाले कोड को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। और सेव करने के बाद अब आप अपने ब्राउज़र में आके रीलोड करिए, तो लोड हो गया अपना अपडेटेड मैप। क्लियर है कैसे लगाते हैं मैप, इस तरह से लगाना है। इसके बाद बात करते हैं यूट्यूब से किसी वीडियो को ऐड करने की, हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे कि एक वीडियो को हमने अपने ऑफलाइन पेज में ऐड किया हुआ है, और आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो काम कर रहा है। सो यूट्यूब पर आइए, सेम प्रोसेस यूट्यूब का होता है। यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेंगे पहले, इसके बाद जो भी आप इसमें अपना अटैच करना चाहते हो उसका आपने नेम बता देना आके। सो मैं जैसे यहाँ से वैनम का ले लेता हूँ, हमें वैनम का जो ट्रेलर है वो ऐड करना है इसमें। सो क्लिक हियर, इसके बाद यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, शेयर। शेयर के अंदर क्या दिखता है, एम्बेड। एम्बेड में हम लोग यहाँ से कोड को क्या करेंगे, कॉपी। इसके बाद यहाँ पर आइए, जहाँ पर YouTube का हमारा फर्स्ट आई फ्रेम ओवर होता है, उसके जस्ट बाद में हम अपना नया वाला कोड जो है वो कॉल कर देते हैं, ठीक है। अब इसका साइज़ कितना दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आपको साइज़ को चेंज करना पड़ेगा, तो ये आपका वर्क कर जाएगा। तो जैसे मैं लिख देता हूँ 1280x720, क्योंकि HD रेडी का फ्रेम साइज़ यही होता है ना। तो ये हमने अपना डिफाइन किया। अब अपनी वेबसाइट में आइए, यही था, कौन सा था, ये वाला था। तो मैं मोनार्च के बाद अपने नेक्स्ट उस पर आऊँगा। वैनम का ट्रेलर ऐड हो गया, प्ले करके देखें। सिंपल है, इस तरह से करना है।
तो चलिए आपका आईडी वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे डेडिकेटेड आई फ्रेम की। तो जो अभी हमने काम किया ना गूगल वाला या वीडियो वाला, ये आई फ्रेम से ही पॉसिबल हुआ। आई फ्रेम क्या फैसिलिटेट करता है हमें? आई फ्रेम हमें ये कहता है कि आप किसी भी पेज के अंदर किसी डिफरेंट वेबसाइट का सोर्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमने यूट्यूब से ट्रेलर लगा दिया, मैप से उठा के मैप लगा लिया, तो आप अपने पेज में किसी दूसरी वेबसाइट का कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ओपन करेंगे यहाँ से आई फ्रेम का टॉपिक। तो उसमें अगर हटा दिया तो क्या उसमें अगर हटा दिया तो क्या कर दिया? सोर्स में अगर हटा दिया तो वो चीज़ को सोर्स ने अगर हटा दिया, सो देखो जब भी किसी चीज़ को हम लोग आई फ्रेम करते हैं ना, तो हम ऐसे रिलायबल कंटेंट को प्रेफर करते हैं जो हटाया ना जाए। ठीक है, अब मैप कभी हटाया नहीं जा सकता है ना, और यूट्यूब पे कंटेंट जो डलता है वो, अब जैसे मार्वल का एक ही अपना प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब तो वो उसको रिमूव थोड़ी ना करेंगे, वो तो रहेगा ही वहाँ पर। वो क्यों हटाना चाहेंगे? क्योंकि एक बार कंटेंट हमने डाल दिया, उसके ऊपर मिलियन ट्रिलियंस में व्यूज़ अपने आते रहते हैं, एक इनकम अपनी चलती रहती है साइड, उसके बेसिस पे। तो चलिए डिस्कस करेंगे। एन HTML आई फ्रेम इज यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज। ठीक है, the HTML iframe tag specifies an inline iframe. An inline iframe is used to embed another document within the current HTML document. So इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? iframe tag जो कि ओपन होगा और क्लोज होगा, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है? सोर्स। और सोर्स में क्या हम पास करते हैं? URL। सो URL आपका रिलेटिव भी हो सकता है और एब्सोल्यूट भी हो सकता है। तो मुझे रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस कौन बताएगा? पढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ, इसका मतलब कोई भी नहीं पढ़ रहा है। ये पहली बार नाम सुना रिलेटिव और एब्सोल्यूट? कितने लोगों ने पहली बार सुना? तो जो साइलेंस है वो तो यही इशारा करे कि ना तो कोई वीडियो देख रहा है, ना ही कोई घर जाके कंटेंट देख रहा है। मैंने लिंकिंग का एक टॉपिक पढ़ाया था, उसमें आपको पढ़ाया था रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। सो रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या होते हैं कि अगर आप किसी URL को लिखते हैं HTTPS करके, जैसे आपको याद होगा मैंने एक इमेज में फ्लिपकार्ट की इमेज डाल के दिखाया था ट्रिमर की, तो वो क्या हुआ हमारा एब्सोल्यूट। और रिलेटिव क्या होता है कि जो मेरा अपना खुद का फाइल होता है, यानी कि अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, मेरे पास होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो के नाम से पेजेस हैं, और आप अपने उस लिंक के ऊपर उनको कनेक्ट करते हो, तो वो हुआ रिलेटिव, यानी कि वो आपका है। और एब्सोल्यूट क्या होता है? जो एक्सटर्नल होता है। ठीक है, जैसे विजिट गूगल हमने लिखा था, तो हमने लिखा था https.www.google.com, तो यानी कि वो आपका एक्सटर्नल URL हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने दोनों ही चीज़ें पास कर सकते हैं। सो टिप क्या है? इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज इंक्लूड अ टाइटल एट्रीब्यूट फॉर द आई फ्रेम। दिस इज यूज्ड बाय स्क्रीन रीडर्स टू रीड आउट व्हाट द कंटेंट ऑफ द आई फ्रेम इज। अब स्क्रीन रीडर क्या होता है? तो जितने भी फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं, जैसे कोई देख नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? स्क्रीन रीडर। तो जनरली यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर की साइट्स में, सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बार फिर से दिखा देते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट वेबसाइट फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर आपको ऊपर क्या दिखाई देता है? पॉइंटर ले जाने पर स्क्रीन रीडर एक्सेस। ठीक है, तो यानी कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो इस वेबसाइट पर आके लिसनिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, इस वेबसाइट को सुन सकते हैं। ठीक है, और
ये वाला पार्ट जो है ये उनके लिए है जो देख तो सकते हैं लेकिन बहुत अच्छे से नहीं देख पा रहे, तो अपने फॉन्ट के साइज़ को क्लिक करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं इसके अंदर। समझ आ रहा है? इस तरह से चीज़ें होती हैं। चलिए, आई फ्रेम सेट हाइट एंड विड्थ, यूज द हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द आई फ्रेम। द हाइट एंड विड्थ आर स्पेसिफाइड इन पिक्सल्स बाय डिफॉल्ट। सो हमने यहाँ लिखेंगे आई फ्रेम SRC। सो फाइल का नेम हमने क्या रखा है यहाँ पर, रिलेटिव demo_iframe.html, और यहाँ पर हमने लिखा है हाइट 200, विड्थ इज 300, और टाइटल क्या रखा हमने, आई फ्रेम एग्जाम्पल। और क्लिक ऑन रन एग्जाम्पल। तो ये जो हमारा पेज इसके अंदर खुला है ये हमने पेज बना रखा है ऑलरेडी। तो ये अगर मैं पेज विज़िट करना चाहता हूँ तो मैं इस पेज को यहाँ पर आके URL में इस तरह से चला देता हूँ, HTML पूरा लिखिए। ये पेज था, इस पेज को हमने आई फ्रेम के अंदर एक्सेस कर लिया। तो हम वेबसाइट तो कोई दूसरी चला ही सकते हैं, प्लस हम अपना खुद का कंटेंट भी आई फ्रेम में ओपन कर सकते हैं। ठीक है। सो और यू कैन ऐड द स्टाइल एट्रीब्यूट टू यूज द CSS हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टाइल इक्वल टू हाइट एंड विड्थ कितना कितना है, वो यहाँ पर इनलाइन CSS से भी पॉसिबल है, या फिर आप क्लास इक्वल टू इंटरनल CSS का भी यूज़ कर सकते हो। सो आई फ्रेम बाई डिफ़ॉल्ट बॉर्डर के साथ आता है। सो बाई डिफ़ॉल्ट एन आई फ्रेम हैज़ अ बॉर्डर अराउंड इट। टू रिमूव द बॉर्डर एट द स्टाइल एट्रीब्यूट एंड यूज़ द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो बॉर्डर को हम लोग क्या लिखेंगे ताकि बॉर्डर ना आए आई फ्रेम के अराउंड। ठीक है। तो रन एग्जाम्पल, पहले ये वाला ओपन कर लेते हैं फिर ये वाला ओपन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ज़रा दूसरे एग्जाम्पल में कोई बॉर्डर पता चल रहा है। अब मुझे ये फील ही नहीं हो रहा कि ये कोई एक्सटर्नल पार्ट है, लग रहा है जैसे स्पेसिफिक डिज़ाइन किया गया इसी पेज के अंदर, जबकि ये बाहर से आ रहा है। अब कल को अगर आप एक्सटर्नली इस पेज को अपडेट कर देते हो तो यहाँ पर अपने आप अपडेट हो जाएगा क्योंकि लिंक है ना। नेक्स्ट, आई फ्रेम टारगेट फॉर अ लिंक। सो an iframe can be used as the target frame for a link. The target attribute of the link must refer to the name attribute of the iframe. So आपको टारगेट्स मैं याद दिला देता हूँ, आपने सेल्फ और ब्लैंक ऑलरेडी पढ़ रखा है। सेल्फ डिफ़ॉल्ट होता है, ब्लैंक यानी कि जब मैं किसी लिंक को टैप करता हूँ तो वो एक नए टैब या नई विंडो में ओपन हो। अब मान लीजिए कि आप अपने किसी पेज के अंदर कोई लिंक क्लिक करें, बट वो चाहते हो वो ऊपर ही कहीं खुल जाए, तो वहाँ पर पहली चीज़ आई फ्रेम होना चाहिए, तब वो पॉसिबल होगा। तो क्या होगा, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा आई फ्रेम, सोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, आई फ्रेम का नेम क्या है, आई फ्रेम अंडरस्कोर ए, और टाइटल क्या है, आई फ्रेम एग्जाम्पल। अब जब आप टारगेट डिफाइन करेंगे तो उसमें नेम बताना होगा। हमने क्या लिखा कि भाई अरे एक लिंक बनाया livastu.com और उसके अंदर टारगेट ओपन हो जाए, ठीक है, यहाँ पर। और चलिए ज़रा चला के देखते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा मेरा वेबसाइट इस फ्रेम के अंदर आना चाहिए, जबकि वेबसाइट तो कहीं और बनी हुई है, लेकिन मैं लगा सकता हूँ ना ऐसा। तो देखो दूसरी वेबसाइट को हमने यहाँ खोल दिया इस तरह से, और पूरा पेज एक्सेस होगा। क्लियर है? अब अच्छे से समझ में आया आई फ्रेम। तो ये था आपका आई फ्रेम का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, HTML जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट मेक्स HTML पेज मोर डायनामिक एंड इंटरेक्टिव। अब डायनामिक और इंटरेक्टिव से हमारा मतलब क्या है? देखो, इंटरेक्टिव हुआ जो वहाँ पर यूज़र इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट की साइट पर आते हो और कुछ ऑफर चल रहे हैं, हो सकता है कोई ऑफर है जो स्लाइड आपके सामने से कि आपको दोबारा देखना हो तो आप बटन दबा के दोबारा से लेकर आ सकते हो, आगे पीछे जा सकते हो ना स्लाइड में। तो ये क्या हुआ, इंटरेक्टिव पार्ट हुआ कि जहाँ पर यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है वेबसाइट के साथ। एक होता है वेबसाइट की जहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट और इमेज रखा हुआ है, तो आप बस स्क्रॉल ही कर सकते हो, उसके अलावा तो और कुछ करोगे नहीं उसके अंदर। इंटरेक्टिव वेबसाइट में आप क्या करते हो, साइन इन भी करते हो, साइन अप भी करते हो, ड्रॉप डाउन भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, है ना। सो जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या है, मोर डायनामिक एंड इंटरेक्टिव। अब डायनामिक से मतलब ये है कि भाई मान लो कि फ्लिपकार्ट की अपने वेबसाइट मॉर्निंग में चलाई, अब आप आफ्टरनून में चलाते हो, स्लाइडर का ऑफर चेंज हो गए,
ऑफ़र जब चेंज हुए तो उसके लिए उन्होंने कोई वेब डिज़ाइनर नहीं पकड़ा कि भाई ऑफ़र बदल दो। जावास्क्रिप्ट में बस हमने अपना सब कुछ सेट करके रखा और पीछे से हम लोग बैकएंड से कमांड देंगे, फ्रंट एंड में डेटा अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये वो हमारा डायनामिक से मतलब है। तो डायनामिक का दूसरा मतलब ऐसा समझो कि एक वेबसाइट होती है कि जहाँ पर सिर्फ आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हो, एक होता है कि जहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस कर लेते हो। जैसे लेट्स से एग्जांपल के लिए आप व्हाट्सएप चलाते हो, अब व्हाट्सएप में आप प्रोफाइल फ़ोटो कभी भी बदल सकते हो, लाइक सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया साइट की डायनामिक साइट हुई। मान लो आपने किसी को कमेंट किया, आपको लगता है नहीं मैंने गलत कर दिया, मुझे हटाना है या एडिट करना है, तो आप कर सकते हो कंट्रोल, क्योंकि आपका कमेंट है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? डायनामिक के अंदर। अगर ये चीज़ परमानेंट कर दी जाए तो फिर आपने जो डाल दिया डल गया, वो चेंज नहीं हो सकता, है ना। तो जैसे व्हाट्सएप में आप पहले देखते थे कि आपने जो लिख दिया वो बदलता नहीं था, फिर उन्हें बहुत बाद में ख्याल आया कि नहीं यार कई बार बंदे से गलती भी हो जाती है, तो एडिट कर सकता है उसको, ठीक है। तो एडिट का ऑप्शन डाल दिया। या आपसे कुछ गलत सबमिट हो गया, अब बंदे को आपने कोई डिज़ाइन बना के भेजा, आज की डेट में व्हाट्सएप इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। अब आपने कोई डिज़ाइन बना के भेजा, गलती से वो गलत डिज़ाइन चला गया, तो आप उसको डिलीट मार सकते हो ना, नया भेज सकते हो करेक्ट करके वहाँ पर। अब सोचो कि आपने पता चला, भाई सीधी सी बात है, व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा आज की डेट में सेल फोन के अंदर आपका स्पेस कंज्यूम करता है ना। क्योंकि अगर आपने वहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर उसको डिसेबल में नहीं लगाया हुआ है, डिसअपियर के अंदर, तो क्या होगा, आपका ड्राइव बढ़ता जाएगा सेल फोन का, ठीक है। अब मान लो कि किसी ने 50 MB की फ़ाइल भेजी, अब तुम्हारा काम ही दिन भर में ये है कि आप व्हाट्सएप पर ही क्लाइंट को सारी चीज़ें भेज रहे हो, तो उसका फ़ोन भी भर रहा है, तुम्हारा भी भर रहा है। लेकिन जब तुम डिलीट दबाते हो तो तुम्हारा तो होते ही साथ में उसकी ड्राइव से भी डिलीट होता है, उसके पास नहीं रहता। तो समझ में आया डायनामिक एंड इंटरेक्टिव क्या है, जहाँ पर हमारे पास कंट्रोल्स हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। हमने बोला क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। अब HTML के अंदर ये पावर नहीं कि वो डेट एंड टाइम आपको दिखा दे, बट जावास्क्रिप्ट तो ये कर सकता है ना। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जब आप उस वेबसाइट में जाते हो तो क्या होता है, वो आपको बोलता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, होता है कि नहीं। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रन एग्जाम्पल पर क्लिक। मुझे आज का करंट डेट एंड टाइम देखना है। जैसे अभी अपने कंप्यूटर का टाइम क्या हो रखा, 10:16, क्या दिखाई दिया, आज की डेट, मंथ, डे, ईयर, सब कुछ आ गया। ये इन्फॉर्मेशन लिया कहाँ से? हाँ, इन्फॉर्मेशन लिया कहाँ से? कंप्यूटर से, कहीं से कुछ भी ले सकता है ये? कहीं से कुछ भी। मतलब मैंने डेट बोला, डेट लेगा ना, ऐसे कैसे ले लेगा कुछ भी। चलिए वो JS में फंक्शन है। हाँ, तो ये यहाँ पर देख रहे हो डेट फंक्शन, ये प्री डिफाइन है, तो डेट लिखने से डेट आएगा, ठीक है। तो ये HTML नहीं कर सकता, ये काम जावास्क्रिप्ट कर सकता है, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट आती है, जैसे आप CSS लिखते हो तो स्टाइल टैग लगाते हो, जावास्क्रिप्ट के लिए चलता है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। सो HTML स्क्रिप्ट टैग is used to define a client side script which is JavaScript। अब दो होती हैं, वन इज क्लाइंट साइड, अदर इज सर्वर साइड। अब क्लाइंट साइड में क्या होता है कि यानी कि अगर किसी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट यूज़ हुआ है तो आप उसको व्यू सोर्स में जाके देख सकते हो, बट अगर वो सर्वर साइड होगा तो सर्वर साइड आप कभी नहीं देख पाते हो। इसका एक एग्जांपल समझो कि आप कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब आप वहाँ से उन रेडियो बटन को जब क्लिक करते हो तो आप आंसर पता करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि वो सर्वर साइड है। यानी कि जब भी आप कोई भी आंसर चूज़ करोगे अपने क्वेश्चन का, जैसे आप सबमिट करोगे तो सर्वर पे चेक होके फिर आपको पता लगेगा कि आप पास हुए कि फेल। ये नहीं कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में पीछे जाके गूगल फॉर्म में देख लोगे आंसर क्या है, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा पहले हो जाया करता था ये अब नहीं होता। तो ऐसे तो भैया सब टॉपर ही बन जाएंगे। तो क्लाइंट साइड का मतलब समझ में आया। क्लाइंट साइड मतलब वो कोड जो आप व्यू सोर्स में चेक कर सकते हो। तो जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ये सारे कोड पीछे देखे जा सकते हैं, बट कभी भी सर्वर साइड कोड चेक नहीं कर सकते हम लोग। तो सर्वर साइड में क्या आता है, जैसे कि PHP, ASP, JSP, React, Angular, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, सर्वर साइड होती हैं, क्लाइंट साइड नहीं होती। तो यहाँ पर देखेंगे द स्क्रिप्ट एलिमेंट इधर कंटेन्स स्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स और इट पॉइंट्स टू एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल थ्रू दी SRC एट्रीब्यूट। यानी कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से लिख सकते हैं, लाइक अ CSS। अब इसका एक लाइव एग्जांपल देखेंगे।
भाई आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम मोड चेंज कर पा रहे हैं, लाइट और डार्क, ये मुझे पता है जावास्क्रिप्ट है। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, सो यहाँ पर हमें कहीं पर ऐसी कोई जेएस दिखनी चाहिए। देख रहे हो क्या लिखा रहा है? ये पूरा लॉजिक यहाँ लिखा है जिससे वो आपका दिन और रात हो रहा है। वहाँ पर उतना काम कराने के लिए इतनी स्क्रिप्ट लिखी गई है। देख रहे हो यहाँ पर कहीं लिखा होगा लाइट मोड डार्क मोड लिखा रहा है। तो इतना कोड लिखने से आपका वहाँ जाके कलर चेंज होता है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट जो है वो बिल्कुल भी HTML की तरह यूज़र फ्रेंडली नहीं है। भाई HTML बड़ा आसान है ना भाई, आपको अगर एक इटैलिक करना है तो आई टैग, अंडरलाइन करना है तो यू टैग, बड़े मीनिंगफुल से नेम है। इसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा ना, तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है तब जाके समझ में आता है। ठीक है, बट टेंशन मतलब तुम्हारे सिलेबस में जावास्क्रिप्ट नहीं है, बट मैं फिर भी तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ जावास्क्रिप्ट होता है क्या है। ठीक है, या जब कोई वेबसाइट आप देखो तो उसमें आप बता सकते हो कि ये पार्ट HTML CSS से हो रहा है या जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। चलिए, सो कॉमन यूजेस ऑफ फॉर जावास्क्रिप्ट आर इमेज मैनिपुलेशन, फॉर्म वैलिडेशन एंड डायनामिक चेंजेस ऑफ कंटेंट। इमेज मैनिपुलेशन से हमारा मतलब क्या है कि भाई आप किसी इमेज को अपडेट कर देते हो। ठीक है भाई, जैसा प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करते हो गया चेंज। ठीक है, या फिर जब आप किसी वेबसाइट पर फॉर्म फिल करने जाते हो, आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आपको वहीं रोक दिया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे हम वापस से फ्लिपकार्ट में आते हैं और यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते वक्त मैं यहाँ पर अपना ईमेल या मोबाइल नंबर नहीं डालता हूँ तो ये तुरंत मुझे वार्निंग देगा। ये क्या बोलता है? प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो ये रेड कलर से वार्निंग जो आया ये जावास्क्रिप्ट है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर कोई ईमेल आईडी लिख देता हूँ और वो गलत है तो वो भी जावास्क्रिप्ट है। अगर वो ईमेल आईडी सही है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में है, तो यहाँ से तो पास हो गया, लेकिन उस ईमेल आईडी के अगेंस्ट आगे एक्शन क्या होगा? तो वो ईमेल आईडी जाएगा फ्लिपकार्ट के बैकएंड में। अब वो बैकएंड में क्या होगा? मेरा प्रोग्राम उसको ढूंढेगा क्या इस नाम से कोई यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से रिक्वेस्ट रिटर्न करेगा कि भाई अब आप अपना पासवर्ड डालो। ठीक है, समझ गए ना? तो जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट और मैं यहाँ पे जाके लॉगिन में एक नंबर डाल देता हूँ। रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे तो क्या लिखा था? प्लीज़ एंटर दी OTP सेंड टू दिस नंबर। OTP आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ से बोलते हैं चेंज। हम चेंज में जाके कोई ऐसा नंबर डाल देते हैं जो शायद यहाँ पर रजिस्टर्ड ना हो। तो एग्जांपल के तौर पर मैं रैंडम कुछ भी डाल देता हूँ, 9458575239। रिक्वेस्ट OTP पे हमने क्लिक किया, क्या बोलते हैं? लॉग इन विद OTP अनअवेलेबल, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर। क्योंकि ये नंबर से अकाउंट रजिस्टर ही नहीं हुआ, तो ये क्या करना पड़ेगा? मुझे साइन अप करना पड़ेगा। समझ आ गया? तो सही नंबर है तो आप कहाँ चले गए? बैकएंड में रिक्वेस्ट आपकी, और बैकएंड ने आपको अप्रूव कर दिया भाई OTP आ गया अब आपके पास, अपना लॉगिन करो। बट अगर आप एक ऐसा नंबर चला रहे हो जो है ही नहीं तो आपको क्या बोल रहा है वो? रजिस्टर करने के लिए, है ना? अब मान लो कि मैं सही नंबर फिर से ट्राई करता हूँ, इसको यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। मैंने 9 नंबर दिए, नंबर कितने होते हैं? 10 के होते हैं ना? क्या बोलते हैं? तो जो इमीडिएट चेक हो रहा है दैट इज़ अ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और जो मुझे दूसरी तरह का मैसेज आया था ना कि भी नंबर तो सही था लेकिन पीछे एग्जिस्ट नहीं करता, वो है बैकएंड यानी कि सर्वर साइड वैलिडेशन, यानी कि वो वहाँ चेक हो रहा है। अब जैसे आप कोई क्वेश्चन का आंसर देते हो तो आपने तो टक 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 टैग किया ऑब्जेक्टिव और सबमिट कर दिया, तो सारे आंसर आपके बैकएंड में चेक होंगे भाई इसका ट्रू है कि फॉल्स है, और आपका स्कोर हैंड टू हैंड आ जाता है स्क्रीन के ऊपर। जैसे अभी यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर का तुरंत पता लग गया नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं है ना? ये चीज़। तो फ्रंट एंड पर जो वैलिडेशन लगते हैं
वो आपकी क्या होती है, जावास्क्रिप्ट होती है। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन यहाँ लिखा हुआ है फॉर्म वैलिडेशन, ये वही पार्ट है। और डायनामिक चेंजेस मतलब आपके क्राउजल चेंज हो रहे हैं, ऑफर्स जो चल रहे हैं वो स्लाइड होते जा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं रन एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट, हेलो जावास्क्रिप्ट। बट ये अब की बार ऑटोमेटिक कैसा है, क्योंकि हमने इस बार इसको कोई ट्रिगर नहीं दिया चलने के लिए। ठीक है, हमने क्या बोला, जैसे फाइल खुलेगा ऑटोमेटिकली यही लिखाएगा। बट आप अगर यहाँ जाके देखो तो हमने पैराग्राफ में क्या हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, नहीं ना। बट हमने स्क्रिप्ट में क्या बोला, जैसे ही पेज खुलेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो इनर एचटीएमएल, उसमें क्या लिखना है हमें, हेलो। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पैराग्राफ में जावास्क्रिप्ट इस बार आपको मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़। और देखते हैं आगे, अ टेस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट जावास्क्रिप्ट कैन डू। बहुत बेसिक हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे कि आपने ये वाला ऑलरेडी देख ही लिया है। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट से हम लोग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। हमने बोला फॉन्ट साइज 25 हो जाए, कलर रेड हो जाए, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। आप देखोगे यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरा एलिमेंट स्टाइल हो गया। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल हुआ। इसी तरह से हम क्या बोलते हैं भाई, एक एग्जांपल ऐसा बनाते हैं तो भाई ये जावास्क्रिप्ट है कि भाई मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है, जो कि ऑफ है। मैं कहता हूँ उसकी लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑन हो गई। मैंने बोला लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ हो गया। अभी कैसे हो रहा है भाई, इमेज बदल रही है, एक्चुअली लाइट नहीं ऑन हो रही। ठीक है, यहाँ पर हम अगर इसको देखें ये एक अलग इमेज है और लाइट ऑन जो है वो एक अलग इमेज है। हम तो बस जावास्क्रिप्ट से सोर्स बदल दे रहे हैं उसका। बट अब आपको तो ये पता चल गया ना, एंड यूज़र के लिए तो ये लगे ना भाई लाइट नॉर्मली ऑन ऑफ हो रही है। अब आप जब गेम खेलते हो तो गेम में आप देखते हो ना, इंटरेक्टिव गेम क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई आप किसी टनल में एंटर हुए, मे बी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और आपके पास उस तरह के गैजेट्स नहीं है जो नाइट विजन वाले होते हैं। तो हो सकता है मे बी गेम डिज़ाइनर ने उसके अंदर लाइट का कोई पॉइंट बनाया कि यहाँ से जाकर लाइट ऑन होगा तब आप टनल क्रॉस करोगे, है ना। तो वो क्या है, यानी कि आपका सीन जो है रिप्लेस हो रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में लाइट ऑन हुई है, बट लाइट तो ऑन हुई नहीं। क्या हुआ, सीन रिप्लेस हो गया पूरा का पूरा, जैसे यहाँ पर इमेज रिप्लेस हो रहा है पूरा का पूरा, है ना। बट काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है ना, क्योंकि सेम पॉइंट पर चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नो स्क्रिप्ट। नो स्क्रिप्ट कब ट्रिगर होता है, जब आपका जावास्क्रिप्ट हो सकता है वेब ब्राउजर में डिसेबल हो रखा हो। तो एक होता है टैग स्क्रिप्ट, एक टैग होता है नो स्क्रिप्ट। नो स्क्रिप्ट में कोई भी लॉजिक नहीं होता। मतलब क्या लिखा है, सॉरी योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इस तरह से आपको एक मैसेज आएगा। और अगर जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता होगा तो आपका हेलो जावास्क्रिप्ट वर्क करेगा। तो मेरे में तो जावास्क्रिप्ट चल रहा है, अभी आपने लाइट ऑन ऑफ करके देख लिया, तो यानी कि मुझे सॉरी वाला मैसेज नहीं आएगा। क्या लिखा रहा है, हेलो जावास्क्रिप्ट। बट क्या हो कि मैं फोर्सफुली जाके इसकी जावास्क्रिप्ट को बंद कर दूं, कैसे। हमने लिखा जावास्क्रिप्ट, साइट सेटिंग्स में जाते हैं और जावास्क्रिप्ट को जाके हम बंद करके आ जाते हैं। अब आप क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पर जैसे ही पेज रिलोड होगा, समझाया, और जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट को ऑन करेंगे हमारा जावास्क्रिप्ट फिर से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। सो पहले के टाइम में और मॉडर्न उसमें क्या डिफरेंस है, आज की डेट में ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट पहले से ही एक्टिव है, पहले हमें एक्टिव करनी पड़ती थी। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब आज की डेट में आपको पता नहीं चलता जावास्क्रिप्ट चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि हम बिल्कुल एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस ले रहे हैं। बट हम बहुत पुराने ज़माने से, तो हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट कहाँ से ऑन ऑफ करना है। तो इसलिए मैंने आपको ऑन ऑफ करके दिखा दिया, नहीं तो आप ये मैसेज देख ही नहीं पाओगे कि नो स्क्रिप्ट काम करता कब है। तो वो तब करता है जब आपका स्क्रिप्ट फॉल्स हो जाता है। क्लियर। तो ये था आपका जावास्क्रिप्ट। इसके बाद आपके पास दो टॉपिक और आते हैं, फाइल पाथ एंड एचटीएमएल हेड। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।